अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं पीएसएल 8 की ओपनिंग ट्रांसमिशन। आज से रोजाना आपके साथ होंगे, मैचेस का पोस्टमार्टम होगा, जो कुछ पीएसएल में होता रहेगा आप तक पहुंचता रहेगा, वहां से भी और यहां से भी। इससे पहले कि बहुत ज्यादा बात करूं, सलमान बट पाकिस्तान के साबिक कप्तान, शानदार ओपनिंग बैट्समैन हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने जाना है जल्दी जल्दी, तो चाहूंगा जरा पहले उनसे थोड़ी सी बात कर लूं ताकि वो अपने शो के लिए भी जा सके। सलमान बट साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमान बट साहब, सर आज बड़ा मैच है और 2021 की चैंपियन और 2022 की चैंपियन खेलने जा रही है, कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, एक अच्छा कॉन्टेस्ट होना चाहिए और इसी चीज की उम्मीद है। दोनों बल्कि तमाम की तमाम टीम्स ही बड़ी अपबीट लग रही हैं। बहुत प्रैक्टिस सेक्शन बड़े टेंस चल रहे हैं और अभी कल हमने देखा कि कल तो बड़ा फ्रेंडली माहौल था जब रिसीव किया है मुल्तान सुल्तान ने लाहौर कलंदर्स को। बट डेफिनेटली आज डिफरेंट होगा। आज दोनों में से एक ने मैच को जीतना है और रियली ओपन फॉर क्रैकर ऑफ अ गेम। अच्छा ये बताएं बट साहब जल्दी से कि कोयटा ग्लैडिएटर कैसे देख रहे हैं, क्योंकि पिछले दो एक सीजन उनके लिए बहुत वर्ष गुजरे हैं और पिछला तो खैर काफी बुरा रहा कोयटा के लिए खास तौर पे और कराची के लिए। इन दो को कैसे देख रहे हैं? बाबर आजम अब आ चुके हैं ज़ल्मे में। देखिए, क्वेटा के यस, पहले जब तक दुबई में पीएसएल रही है क्वेटा काफी अच्छी क्रिकेट खेलती रही। जब शिफ्ट आया वेन्यू का तो ऐसा लगा कि क्वेटा का जो कॉम्बिनेशन था वो सूट नहीं कर पा रहा था। पाकिस्तान में बहुत अच्छी बैटिंग पिचेस थी और उनके पास एक्सपीरियंस बॉलिंग नहीं थी। लेकिन अब भी रिसेंटली आप देखेंगे एक दो साल में नसीम शाह ने काफी क्रिकेट खेली, हसनैन काफी क्रिकेट खेल गए, काफी एक्सपीरियंस इन दोनों को हो गया। तो उम्मीद है कि वो इस दफा अच्छी बॉलिंग करेंगे और क्वेटा का जो बॉलिंग का वर्ड है वो उसको फिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बट साहब, बहुत शुक्रिया सर। मुझे पता है आपको अपने मैच के लिए, अपने प्रोग्राम के लिए भी जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान बट, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कैप्टन और शानदार ओपनिंग बैट्समैन काशिफ शब्बीर साहब। बट साहब तो बड़े ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि कोयटा की इस बार जो बॉलिंग दिखाई दे रही है वो शायद बहुत अच्छा परफॉर्म करे, खासतौर पे नसीम और हसनैन के होते हुए। लेकिन जो एग्जीबिशन मैच हुआ, ज़रा उसकी थोड़ा सा जिक्र कर लूँ आपसे, कैसा रहा एग्जीबिशन मैच में? पेशावर ज़ल्मी बस जीत के करीब से मैच उनके हाथ से निकल गया। जी बिल्कुल। और जो जो जिस तरह का स्टार्ट पीएसएल का होना चाहिए था एग्जैक्टली वही स्टार्ट हुआ। 6 छक्के इफ्तिखार के अब कभी दुनिया नहीं भूलेगी और हमेशा जब पीएसएल की बात होगी और तो उन 6 छक्कों की भी हमेशा बात होगी। अगर आप टीम कॉम्बिनेशन देखें तो मुझे लगता है कि सारी टीमें बहुत अच्छी बैलेंस्ड टीमें, और आज जो पहला मैच होने जा रहा है लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान का, बड़ा ही कांटेदार मैच होगा। अगर दोनों टीमों का कंपैरिजन करें तो मुझे लगता है ऐसा है जिससे मुल्तान सुल्तान थोड़ी सी हावी है एज़ कम्पेयर टू लाहौर कलंदर, अगर उनकी बैटिंग के शोबे को देखा जाए। लेकिन अगर आप बॉलिंग को देखें तो फिर वहाँ लाहौर कलंदर का डेफिनेटली जो है वो पलड़ा भारी है। लेकिन सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है वो है शाहीन शाह अफरीदी की फ़िटनेस। क्या वो शाहीन शाह अफरीदी पूरे मैचेस खेल सकेंगे कि नहीं खेल सकेंगे? हारिस रऊफ अभी इंजरी से वापस आए हैं, तो ये दोनों ट्रम्प कार्ड हैं लाहौर कलंदर के। अच्छा जरा पहले मुल्तान सुल्तान और उसकी ना बात कर लें, लाहौर कलंदर की। जरा मुझे टीम जरा कॉम्बिनेशन और टीम पर भी बात कर लूं। इस बार जो पिक्स है कैसी देख रहे हैं मुल्तान सुल्तान की? और रिजवान तो हैं ही वहाँ, शान मसूद भी हैं। जी, मुल्तान सुल्तान की पिक बहुत अच्छी है। उनके जितने भी जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। और अब मैंने देख रहा था अभी डेविड मिलर हैं, रूसो हैं, उसके अलावा टिम डेविड हैं, उसके बाद समीन गुल, जॉश लिटल जिनका हमने बड़ा देखा वर्ल्ड कप में, T20 बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की, वो भी इसमें शामिल हैं। उसके अलावा पोलार्ड हैं, फिर वेन पार्नेल हैं साउथ अफ्रीका के। तो जो मुल्तान सुल्तान की टीम बहुत अच्छी बैलेंस टीम है। और आप देखें उसके ऊपर जो तड़का लगेगा ना वो लगेगा रिजवान की कप्तानी का। तो रिजवान की कप्तानी होगी, शान मसूद वैसे ही फॉर्म में हैं, वो भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। फिर ये बॉलिंग कॉम्बिनेशन जो उन्होंने रखे हैं वो बहुत अच्छे हैं। पोलार्ड मोइन अली का धचका लगेगा सर, जिस भी टीम को लगेगा ना मोइन अली का धचका सही लगेगा, क्योंकि उसकी जगह जाहिर है कि अब वो तो नहीं आ रहे, वो अपनी इंटरनेशनल जिम्मेदारियों की वजह से, लेकिन ज्वाइन करेंगे बट लेटली ज्वाइन करेंगे। मुझे ये बताएं काशिफ भाई, एरन फिंच क्यों पिक नहीं किया किसी ने? बड़ा मुझे इस बात पे मैं कह रहा हूँ अंदर से खल रहा हूँ इस बात पे कि एक तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए, अच्छा टाइम था उनको यूज करते, उन्होंने जाना भी नहीं था। देखें ये मैं भी यही सोचता था, मेरा ये ख्याल था कि शायद एरन फिंच हर टीम की कोशिश होगी कि उसको पिक करें, क्योंकि T20 का मायनाज ओपनर है और उसने हर जगह अच्छा खेल के दिखाया, ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की टीम में बल्कि अगर आप BBL देखें उसमें उसकी बड़ी परफॉर्मेंस है एरन फिंच की। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि क्या, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ सेलेक्टर्स की और टीम मैनेजमेंट की एक टीम कॉम्बिनेशन होता है, जिस कॉम्बिनेशन के तहत वो आगे जा रहे होते हैं उससे खेल रहे हो, उन्होंने
उन्होंने उस चीज़ को बेहतर समझा होगा। अगर आप एरन फिंच का मुकाबला करें गप्टिल से, तो मेरा ख्याल है एरन फिंच वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस एज कंपेयर टू गप्टिल, लेकिन उसके बावजूद पीएसएल एरन में फिंच को चल नहीं नहीं लिया पाए गया। थे गप्टिल, चाहे कराची किंग्स से उन्होंने खेला, वो चल उस तरह नहीं देखिए पाए थे। पाकिस्तान में जब पीएसएल होता है तो पीएसएल क्यों दुनिया में मकबूल ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ बॉलर्स का राज होता है, यहाँ बॉलर्स की बॉलिंग जो है वो सारे देखने के लिए आते हैं, बैट्समैन को वैसे भी टफ टाइम मिलता है, तो इसलिए जितने अच्छे आपके बैट्समैन होंगे उतना ही आप पीएसएल में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि बैट्समैन ने स्कोर करना है जो कि लाजमी सी चीज़ है। और हमने पीएसएल में देखा कि 200 भी आसानी के साथ चेज हुए, 210 भी यहाँ पर चेज हुए, तो इसलिए ये बहुत ही अजीब सी बात थी कि एरन फिंच को नहीं शामिल किया गया। बिल्कुल आपने अच्छा, सही मेरा बात ख्याल है कही। शायद हमें बदियुज्जमान साहब और रियाजुद्दीन साहब ने ज्वाइन किया है, मैं जरा पूछना चाहूंगा, हमें ज्वाइन कर लिया है? अच्छा चलें जी, वो दोनों हजरात हमें ज्वाइन करें। जब तक काशी भाई मुझे ये बताएं, ये तो हो गया जी जो हमने करना। अब जरा लाहौर कलंदर के स्क्वाड पे थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए। शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में लाहौर कलंदर ने आखिरी सीजन जीता और लाहौर कलंदर वो टीम थी, मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान उसको जितवाना चाहता था, फिर आखिरकार जीत ही लिया उसने। नहीं देखें, जो कैप्टनसी है वो डेफिनेटली काउंट तो करती है, उसका एक इम्पैक्ट तो पड़ता है, और अगर ऐसा आपका कैप्टन हो जो कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली बात हो तो वहाँ पर डेफिनेटली फ़र्क पड़ा उसका शाहीन शाह अफरीदी का। और मैं समझता हूँ उनकी कप्तानी की सबसे अच्छी खासियत जो थी वो ये थी कि तमाम प्लेयर्स को जेल इन करके रखते थे, इनकरेज करते रहते थे। हमने देखा कि जो जमान खान जो उनका नया इमर्जिंग प्लेयर खेलता था, बिल्कुल आखिरी ओवर हर मैच में आखिरी ओवर करवाए, बड़े क्रूशल ओवर्स उनसे करवाए और उनसे रिजल्ट भी उन्होंने वापस लिया। उसके अलावा फ़खर जमान ने बैटिंग में बहुत शानदार जो है कारकर्दगी दिखाई लास्ट ईयर लाहौर कलंदर की तरफ से। इस दफ़ा फिर उन पर बड़ी ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं। अब्दुल्ला शफीक एक बहुत ज़बरदस्त प्लेयर उनके पास मौजूद हैं। उसके अलावा हुसैन तल्लत की एक जो है मौजूद हैं जो कि अच्छे ऑलराउंडर हैं, तो इसलिए उनका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। लेकिन जो मैनेजमेंट है ना लाहौर कलंदर की, मैं समझता हूँ उनको क्रेडिट बहुत ज़्यादा जाता है, बड़ा हौसला है उनका। बिल्कुल। और आकिब जावेद जो पीछे बैठे होते हैं, जो पूरे प्लानर हैं, सर 7वें सीजन तक इंतजार करना बहुत बड़ी बात नहीं, है। और जो गेम प्लान तैयार करते हैं ना आकिब जावेद, मैं समझता हूँ वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और अगर आप देखें पीएसएल ने अगर पाकिस्तान को क्या दिया है, पाकिस्तान को जितने भी प्लेयर्स दिए वो सारे आए हैं लाहौर कलंदर की तरफ से, तो इसलिए लाहौर कलंदर की इंपॉर्टेंस, लाहौर कलंदर की कारकर्दगी कभी भी हम नहीं भूल सकते। अच्छा, क्वेटा ग्लैडिएटर कैसे देख रहे हैं इस बार क्वेटा ग्लैडिएटर को, क्योंकि 2 सीजन तो बहुत ही उनके लिए अच्छे नहीं गए और लास्ट सीजन तो बल्कि मुश्किलात का शिकार है, बिल्कुल वैसी रही जैसी मेरा ख्याल है कराची रही, को कमो बेश एक साथ ही थे दोनों। और उसको कैसे देख रहे हैं, उसके स्क्वाड में चेंजेस हैं कुछ? क्वेटा ग्लैडिएटर्स की आपने बात की, आपको याद होगा कि जेसन रॉय ने बहुत लेट जाके ज्वाइन किया था क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। जब वो आए थे टीम के अंदर तो उनका आउटलुक ही सारा चेंज हो गया था, तो इस दफ़ा जेसन रॉय फिर अवेलेबल है उनके लिए। गप्टिल, जैसा भी हमने पहले बात की, गप्टिल अवेलेबल हैं। फिर हमने देखा कि सरफराज बड़ी फॉर्म में है इस दफ़ा, सरफराज की इंडक्शन भी बहुत अच्छी चीज़ है, नसीम शाह मौजूद है, इसलिए उनकी टीम भी अच्छी बैलेंस। लेकिन एक चीज़ बताएं काशी भाई, बैन कटिंग को लॉस करना, ये कोई मेरा नहीं ख्याल उसको लूज करना कोई फायदेमंद होगा। बैन कटिंग बड़ा ऐसा ऑलराउंडर है जो जैसे मैं कहूँ डेविड वी से बिल्कुल वैसी परफॉर्मेंस दे जाता है। नहीं, ये जो पीएसएल में बेन कटिंग की परफॉर्मेंस पिछले साल उस हिसाब से नहीं रही थी। हाँ, पहले 2 सीज़न में बेन कटिंग बहुत अच्छा खेला, लेकिन उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं जिसकी वजह से क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने उसको जो है वो छोड़ दिया, मिस कर दिया है। लेकिन आपने वीज़े की बात की, वीज़े की परफॉर्मेंस तो आपको देखा है कि हर मैच में बहुत अच्छी रही। लास्ट टाइम अगर आप देखें कि जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे लाहौर कलंदर में, उसमें जो है वीज़े का नाम सर फहरिस्त था। लेकिन अगर आप क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो मैं देख रहा था कि इसके पास भी बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास। स्मिथ भी इसमें मौजूद हैं, जो ऑडियन स्मिथ वेस्ट इंडीज़ के जो प्लेयर हैं वो भी इनके पास हैं, तो इनके पास ओपनर्स का स्लॉट भी अवेलेबल है, बॉलिंग भी अच्छी है और स्पिनर्स भी इनके पास अवेलेबल है। कैसे देख रहे हैं, मैंने एग्जीबिशन मैच में देखा, कोई ऐसा खास इंप्रेसिव तो नहीं रहे। अब उमर अकमल का ये तो टाइम जा चुका है, क्या कहूं उमर अकमल, मुझे ये लगता है कि शायद उनकी फिटनेस का एक इशू है, उनको फिटनेस पे बड़ा जोर देना पड़ेगा, क्योंकि अब रिक्वायरमेंट जो है ना T20 की, इंटरनेशनल क्रिकेट की, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है। अब उनको उस माइंड सेट में आना पड़ेगा कि वो दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट में। वैसे भी देखें, जब इंटरनेशनल क्रिकेट से आप 2-3 साल के लिए बाहर होते हैं तो एक पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाता है और रिप्लेसमेंट यहाँ 1 सेकंड में अंदर रिप्लेस हो जाता है बंदा। तो इसलिए अगर उनको वापस आना, नंबर 1 को अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना पड़ेगा, एटीट्यूड को ठीक करना पड़ेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना पड़ेगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तभी वो टीम का मुकम्मल हिस्सा बनते रहेंगे। सरफराज को आप समझते हैं काशिफ साहब के इस वक्त वो जैसा कि पिछले सीजन में प्रेशर में था, क्योंकि वो 3-4 सालों से बाहर था टीम से, अब वो परफॉर्मेंस बहुत बड़ी दे के टीम का हिस्सा बन गया है,
तो अब और सेंचुरी भी हो गई, अब समझते हैं वो परफॉर्मेंस और वो तसलसल टीम का वापस हिस्सा बनना ये कॉन्फिडेंस देगा। डेफिनेटली देगा। और जो सरफराज है वो बहुत ज़बरदस्त फाइटर है, और हमने देखा कि कितने अरसा वो टीम से बाहर है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और जब कमबैक किया उन्होंने तो कितना शानदार किस्म का कमबैक किया, सेंचुरी बनाई, इवन के मैन ऑफ द सीरीज़ भी वो डिक्लेयर हुए। तो वो कॉन्फिडेंस वो लेकर आएंगे डेफिनेटली इस टीम के अंदर, और उस हिसाब से उस चीज़ को लीड करेंगे। लेकिन उनको थोड़ी सी गुंजाइश देनी पड़ेगी अपने प्लेयर्स, क्योंकि उनकी एग्रेशन जो है ना वो कप्तानी के अंदर तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब वो एग्रेशन ट्रांसलेट हो जाती है टुवर्ड्स अपने प्लेयर्स, तो मैं समझता हूँ वहाँ से जो प्लेयर का 100% होता है वो आप निकालने में सही है। कामयाब चले नहीं जी, होते। रियाजुद्दीन साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, बदियुज्जमान साहब भी हमारे साथ मौजूद है, दोनों सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। बदी भाई, पहले सर आपसे, सर क्या देख रहे हैं आज का बड़ा मैच है मुल्तान सुल्तान का और लाहौर कलंदर का, 2021 की चैंपियन और 2022 की चैंपियन आमने सामने, शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में और डिजाइन किट में लाहौर कलंदर आज का मैच खेलने जा रही है। हाँ देखिए, जो आपने अहसान भाई बात की, देखिए हर सीजन एक जैसा नहीं होता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले सीजन में शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी बड़ी अच्छी थी और लाहौर कलंदर का जो पूरा टीम कॉम्बिनेशन था वो बेहतरीन था। जब भी जो है वो लाहौर कलंदर की टीम जो है चैंपियन बनी। मुल्तान सुल्तान को आप देखें तो मुल्तान सुल्तान ने ओवरऑल पूरी दो जो सीजन उनके गए हैं, पहला सीजन छठा सीजन वो जीते थे, 7वें सीजन में उन्होंने जो जिस तरह की परफॉर्मेंस आखिरी तक दी, तो एक आध मैच में थोड़ी मोटी जो गलतियां होती हैं वो उनको जो है लेट हुई है, जिसकी वजह से वो हार गए। लेकिन मैं इस बार देख रहा हूँ कि जितने भी स्क्वाड है 6 टीमों का, वो काफी मुतवाजन नजर आ रहा है। कोई ऐसा प्लेयर नहीं है, क्योंकि बाबर आजम अब कराची से पेशावर आ गए हैं, फिर जो कराची की टीम है उसमें इमाद वसीम कप्तानी करेंगे, आमिर उनके साथ हैं, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। और जो पेशावर और कराची का मैच होने जा रहा है वो एक तरीके से, अगर आप कहते हैं जैसे हम लाहौर और कराची को रवायती हरीफ कहते थे, तो अब मेरे ख्याल में पेशावर और कराची किंग रवायती हरीफ बनते जा रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम जब कप्तानी छोड़कर उधर गए और फिर आमिर है, इमाद वसीम है, जो माजी में काफी बातें जो है वो तनकीद भी करते रहे बाबर आजम पर, तो ये एक बड़ा टफ मैच होने जा रहा है। और पिछले हम 7-8 दिन से यहाँ देख रहे हैं कराची में जो प्रैक्टिस सेशन हुआ है, पेशावर हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करती भी नजर आई। मुसलसल आज 7वां दिन है वो ट्रेनिंग सेशन कर और रहे हैं। खास तौर पे बाबर, बदी भाई मैं जरा एक ब्रेक लेता हूँ, फिर रियाजुद्दीन साहब से भी इस पे बात करता हूँ, आपसे भी और काशिफ शबीर साहब से भी। बाबर आजम ने बड़ी प्रैक्टिस की है और बिल्कुल अलग से प्रैक्टिस की है, उस पर थोड़ी सी बात करता हूँ कि क्या किस चीज़ पे की है। और बाबर बहुत फोकस रहते हैं वैसे तो खैर अपनी बैटिंग को लेकर हमेशा ही, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। वापस आते हैं ब्रेक से, तो इस पर वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कोयटा ग्लैडिएटर बाबर आजम की बड़ी स्पेशल प्रैक्टिस का, जिसका जिक्र बदियुज्जमान साहब ने भी किया। रियाज भाई, सर क्या देख रहे हैं, फेस्टिविटी शुरू है, बड़ा मज़ा आ रहा है, फेस्टिवल का माहौल बना हुआ है, कराची में शुरू होने जा रही है PSL 8, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस बार कराची के अवाम निकलें और PSL देखने आए, क्योंकि ये हमेशा बहुत लोगों को शिकायत रहती है कि कराची के स्टेडियम्स काफ़ी खाली रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया और सलाम आपके तमाम पार्टिसिपेंट्स को भी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है एक नया संगीनी ज़हूर कर रही है, इसलिए कि दुबई के बाद लाहौर, कराची और फिर अब जो है मुल्तान में इसकी ओपनिंग सेरेमनी का मैच हो रहा है। और मुल्तान के शहरियों ने जिस तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया हालिया सालों में या हालिया महीनों में, मुख्तलिफ जो यहाँ पे सीरीज या मैचेस हुए तो उसमें काफ़ी तादाद में निकल के आए सामने। तो पाकिस्तान सुपर लीग को जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मतलब इसको एक अच्छा प्रोडक्ट बना के पेश किया, तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया भर में उसका बड़ा सॉफ्ट इमेज गया है और उसके नतीजे में गैर मुल्की खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान में खेलना निस्बतन पसंद कर रहे हैं गुज़श्ता सालों की निस्बत। तो आप ये देखें कि इस वक्त टोटल 107 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं तमाम टीमों में। 36 खिलाड़ी जो हैं वो बाहर के हैं, उसमें से 15 जो है वो डेब्यू करेंगे। इसी तरह से पाकिस्तान में अगर आप देखें तो 71 मतलब खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसमें से 21 जो है न्यू मतलब नए खिलाड़ी हैं जो डेब्यू करेंगे। जहां तक कराची की बात की आपने शायकीन के निकलने की, तो मैं ये समझता हूँ शायकीन तो खैर निकलेंगे, लेकिन कराची किंग्स को जो है वो परफॉर्मेंस पेश करना होगी,
अगर आप देखें तो गुज़िश्ता मतलब पीएसएल की निस्बत कॉम्बिनेशन जो है निस्बतन बेहतर है, बल्कि तमाम ही टीमों ने इस पे जोर दिया है। कोयटा का भी कॉम्बिनेशन अच्छा है। पिछले साल हुआ ऐसा था कि कराची और कोयटा ऐसी टीमें थी जिनके बास खिलाड़ी जख्मी हो गए थे या फिर मतलब वो उनके साथ नहीं रहे थे, चले गए थे, बास खिलाड़ी बाद में आए थे, तो उनका कॉम्बिनेशन जो था मुतासिर हुआ था। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जैसे जैसे टीमें एक दो मैचेस खेलेंगी तो उनका शेप निकल के सामने आएगा। जहां तक मुल्तान और लाहौर की बात है तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्तान की बैटिंग लाइन जो है कंपेरेटिवली थोड़ी सी बेहतर है, और लाहौर जो है वो ओवरऑल जाहिर है दिफाई चैंपियन है, उसके पास ऊपर थोड़ा सा प्रेशर इस बात का होगा। बॉलिंग का और फायदा तो है मुल्तान रियाज भाई, सुल्तान से लाहौर की बॉलिंग बहुत अच्छी है। जी बिल्कुल, लाहौर की बॉलिंग जो है अच्छी है और उन पर थोड़ा सा प्रेशर इस बात का होगा कि वो दिफाई चैंपियन है, जबकि मुल्तान जो है वो अपने शहर में खेल रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों टीमों के ऊपर प्रेशर होगा, अच्छा मैच होगा ये। और मैं समझता हूँ कि ये पीएसएल जो है जिस तरह से कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है और गैर मुल्की खिलाड़ी इसमें खेलना पसंद करें, क्योंकि बड़ी टीमों के बाद बड़े खिलाड़ी तो नहीं आए, लेकिन फिर भी निस्बतन बड़े खिलाड़ी जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और अरसलान सबसे जो बेहतर बात है, जो इस दफे थोड़ी सी अट्रैक्टिव है, वो ये है कि न्यूजीलैंड के और इंग्लैंड के बाद ऐसे खिलाड़ी जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम से पार्टिसिपेट कर सकते थे, जो सीरीज उनकी हो रही है, लेकिन उन्होंने जो है पीएसएल में आना पसंद किया है। तो ये एक बड़ा मतलब पॉजिटिव चेंज है इंग्लैंड के बहुत पीएसएल के ज्यादा लिए। प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं। रियाज भाई, बदी भाई एक चीज जरा ये बताएं कि इस बार आप समझते हैं कि पेशावर जल्मी वाला मामला, पहले वहाब रियाज ने कैप्टनसी की, पेशावर जल्मी की, अब बाबर आजम कैप्टनसी करेंगे, वहाब रियाज वहीं खेल रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ओ अच्छा, चलें काशिफ भाई क्या कहते हैं? नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखें कैप्टन वहाब रियाज को रिप्लेस करने वाले हैं बाबर आजम। अगर यही कोई और जूनियर प्लेयर रिप्लेस करता फिर डेफिनेटली एक कॉन्फ्लिक्ट और एक वो जो अच्छा, अब तो तसव्वुर हल्फ भी शुरू हो बाद में जाती। उठाएंगे वहाब रियाज वजारत का पीएसएल के बाद। हाँ, अच्छा, वो प्रेशर जो है बाबर आजम पे पड़ सकता है कि एक मिनिस्टर जो है उनके अंडर खेल रहा है। अच्छा वैसे मेरा ख्याल है शायद ये भी ठीक है वहाब रियाज के लिए भी कि उनको अपनी परफॉर्मेंस देने का खुल के मौका मिलेगा, कैप्टनसी का बोझ उठाना नहीं पड़ेगा। और बाबर पाकिस्तान टीम का भी कैप्टन है और अब तो काफ़ी उसको एक्सपीरियंस भी हो गया। ये जो गैर ज़रूरी तौर पर काशिफ भाई कराची किंग्स में जाने के बाद बाबर आजम को बड़ा उसके अगेंस्ट लोगों ने पता नहीं क्या क्या किया, और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया, मुझे लगता है ये बड़ा गैर ज़रूरी था, इससे बहुत बड़ा प्लेयर प्रेशराइज होता है। मुझे लगता है कि वहाँ पर बाबर आजम का कसूर कम और कराची किंग्स की मैनेजमेंट का कसूर ज़्यादा था, क्योंकि टीम कॉम्बिनेशन ही आपका ठीक नहीं था। और अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कराची किंग्स की, मैं समझता हूँ इस साल फिर कराची किंग्स को वही प्रॉब्लम होना है, क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन फिर वो नहीं बना जिस तरह का उनको बनाना चाहिए था। अभी भी अगर आप टीमें देखें तो मुझे ये लगता ये है कि उनकी टीम कमज़ोर है। कमिंग बैक टू बाबर आजम, देखें जिस तरह का बाबर आजम प्लेयर है, बाबर आजम जो है ज़्यादा प्रेशर लेता नहीं है। पिछले सीजन में भी अगर आप देखें किसी एक प्लेयर ने अगर परफॉर्म किया था कराची किंग्स की तरफ से तो वो बाबर आजम थे, जो स्कोर कर रहे थे। अदरवाइज उनको सपोर्ट कहीं से नहीं मिल रही थी। कोई एक भी सपोर्ट करता तो शायद वो गेम को आगे लेकर चले जाते। कराची किंग्स में शर्जील खान को इस दफ़ा मैं देखना चाहूँगा, क्योंकि सुना उन्होंने 8-10 किलो जो है वजन भी कम किया और वो ज़्यादा फिटनेस उन्होंने अपनी इंप्रूव किया है, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा बेन कटिंग की भी हम शुरू में बात कर रहे थे, बेन कटिंग भी अब कराची किंग्स का हिस्सा बन गया, उनको देखना है कि वो कैसे करते हैं। इसके अलावा कोई विंसेक हैं प्लेयर जो कराची किंग्स के पास है, वरना और कोई ऐसा कोई बड़ा नाम जो है वो कराची किंग्स के पास नहीं है। अच्छा, मोहम्मद आमिर से क्या उम्मीदें हैं जी जल्दी से? फिर मैं मोहम्मद आमिर देखें बाकी सारी लीग में तो मोहम्मद आमिर बहुत अच्छा खेल रहे हैं और हमें पता है कि मोहम्मद आमिर जो है वो लीग के अच्छे प्लेयर हैं। 4 ओवर्स करने और 4 ओवर शुरू के उनके जो 2 ओवर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल होंगे और इस दफ़ा भी वो अपना रोल प्ले करेंगे। लेकिन लास्ट ईयर हमें याद है कि मोहम्मद आमिर अनफॉर्चुनेटली नहीं खेल सके थे और इसलिए बॉलिंग साइड तो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी कराची किंग्स की। वो एक प्रेशर है जो मुख्तलिफ प्लेयर्स के ऊपर क्या कहते हैं बदी भाई कराची किंग्स के कॉम्बिनेशन पर? और मैं इसके बाद जरा इस्लामाबाद यूनाइटेड पे बात करूंगा। मेरी नज़र में अब तक की जो सबसे कंपोज पिक्स हैं, जो सबसे अच्छी पिक्स हैं, वो मेरा ख्याल है कि अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के। लेकिन पहले जरा बदी भाई का व्यू लेते हैं जी। बाबर आजम वाली बात पर भी बदी भाई कि उसको गैर ज़रूरी तौर पर आप समझते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से बहुत प्रेशराइज करके कराची किंग्स की मैनेजमेंट ने भी उस तरह हैंडल नहीं किया उस मसले को? बहुत बड़ा प्लेयर है बाबर आजम। देखिए बाबर, आपने सही कहा, बाबर बहुत अच्छा प्लेयर है और बहुत बड़ा प्लेयर है। और सबसे बड़ी बात है उसको अपनी बैटिंग होती है ना, जैसे बैटिंग की भूख है, तो उसको जो है ना वो बैटिंग की भूख है। तो वो एक अगर इनिंग में आउट हो जाता है तो दूसरी इनिंग में मुख्तलिफ प्लान के साथ आता है कि यार मैंने लंबा खेलना। लेकिन दोस्तों जब भी क्रिकेट होती है तो एक प्लेयर ऐसा होता है जो लंबे खेलता है और दूसरा उसको साथ देता है, जब भी जाके आपके 70-80 या 90 रन बनते हैं। तो मेरे ख्याल में कराची की पिछली बार जो हुआ उसमें बाबर अकेला ही नहीं करता रहा, दूसरा कोई साथ उसका नहीं देता रहा।
और जिसकी वजह से ये हुआ। अब बाबर और कराची की जो बात हुई वो यही हुई कि आपकी कप्तानी में हमारी टीम जीत नहीं रही है और हम कप्तान चेंज करना चाह रहे हैं। तो ये बहुत सारी वो बातें थी। हालांकि बाबर एक मौके पर ऐसा भी हुआ था कि कोयटा की टीम जो है वो बाबर को लेना चाह रही थी। सरकार इस बात पर राजी भी हुए थे कि वो उनकी कप्तानी में खेलने को तैयार है, लेकिन बाबर ने समझा कि सरकार के हफ्ते में कोयटा की कप्तानी कैसे करेंगे, इसी वजह से उन्होंने पेशावर को ज्वाइन किया। और दूसरी, अभी काशिफ भाई ने बात की कि शर्जील खान ने 10 किलो वजन कम किया। बिल्कुल इन्होंने सुना है, लेकिन मैं अभी भी देख के आ रहा हूँ कि वाकई उसने जो है वो 10 किलो वजन कम किया है और बाकायदा लग रहा है। लेकिन पहले ऐसा था कि हम दूर से महसूस कर रहे थे कि यार ये बहुत ज्यादा इंक्रीज नजर आता है, ऐसे खड़े होकर रन बना सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि काफी उसने अपनी फिटनेस पर तवज्जो दी है। तो यकीनी तौर पर शर्जील खान की परफॉर्मेंस जो है इस जो लीग है इस सीजन में जो है वो कराची के लिए बड़ी अहम होगी। और जहाँ तक आपने आमिर की बात की, इमाम वसीम उनके पास है, बाकी दीगर सही कह रहे हैं कि बड़े नाम नहीं है, लेकिन जब भी अगर आप क्रिकेट अगर एक टीम होकर खेलते हैं और कप्तान की अच्छी होती है तो फिर आपको बड़े नामों की जरूरत नहीं, बल्कि बड़ी जो है इनिंग बड़े खिलाड़ियों को आउट करने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल में ये टीम उनके पास है। अगर एक टीम होकर खेले, जेल होकर खेले तो सामने कोई भी हो, क्योंकि 20 ओवर की क्रिकेट में आप किसी को नहीं कह सकते कि ये जो है वो आज जीत जाएगा या हार जाएगा। कुछ दिन और उस वक्त जिसने अपना फायदा उठा लिया पिच से या ग्राउंड से या फिर मुखालिफ टीम पर हावी हुए तो वही टीम जीती है। तो मेरे ख्याल बड़े नामों से फर्क नहीं पड़ेगा। ये जरूर है कि इस्लामाबाद की टीम की आपने बात की, बड़े नाम है उनमें अभी जो शोएब मकसूद पिछले 2020 का सीजन था उसमें बेस्ट प्लेयर भी थे, उन्होंने मुल्तान सुल्तान को थोड़ा इस्लामाबाद में आगे असल अमीन की बॉलिंग अटैक अच्छा है, कहीं मुशरफ उनके पास है, इसके अलावा शादाब खान खुद है, कप्तान एक अच्छा है क्योंकि शादाब को कप्तानी भी आती है कि वो किस वक्त किस बैट्समैन को भेजना है, किस बॉलर को आजमाना है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो मुतवाजन स्क्वाड सही कह रहे काशिफ भाई तो इस्लामाबाद का ही है, लेकिन वही है कि पिछली बार एक बार आपने देखा था कि इस्लामाबाद की टीम बहुत अच्छी थी लेकिन मुसलसल वो मैच हार गई थी। तो होता ये भी है। तो परफॉर्म करने की बात है, स्क्वाड कितना भी अच्छा हो, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस बार जो बड़े नाम थे वो किसी भी टीम में नहीं आए, सवाल एक दो जो अच्छा ये बदी भाई आपसे भी इस पे बात करूंगा। ये रियाज भाई एरन फिंच इनका जिक्र मैंने शुरू में ही किया, क्यों नहीं किसी ने पिक किया? हालांकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट की जिम्मेदारियों से भी अब फारिगुल तहसीली हैं, तो बेहतर था कि वो आते पाकिस्तान पूरा टाइम दे रहे थे, खेलते, क्यों नहीं पिक किया? बड़ा शानदार प्लेयर है। इसमें तो कोई शक नहीं कि उनकी पास की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी और उनको यकीनन पिक करना चाहिए था। और अगर किसी ने पिक नहीं किया तो इसका मतलब ये कि कोई ना कोई ऐसी जरूर बात होगी जिसकी वजह से उनको पिक नहीं किया गया। और भी बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जिनको पिक किया जा सकता था लेकिन वो नहीं है। बहरहाल मैं इससे देखें मैं एक दूसरी बात करूंगा कि अभी जो ये मैचेस हो रहे हैं यहाँ पर, इसमें आपको ये देखना होगा खासतौर से मुल्तान में जो गुज़िश्ता मैचेस हुए थे, हमें ड्यू फैक्टर को भी मतलब मद्देनजर रखना होगा कि लास्ट टाइम तो ये होता था कि दो टीमें मैच मतलब कराची में भी यही हाल है रियाज भाई, जब कराची वाले मैचेस होंगे तो उसमें भी यही हाल है कि ड्यू फैक्टर तो आपको रखना होगा मद्देनजर। लाहौर में भी यही होगा, रावलपिंडी में ये काम थोड़ा सा कम हो जाता है। जी बिल्कुल, मतलब ये चीजें जो है बड़ी अहम होंगी। और देखिए T20 मैचेस जो है, जब से अभी बात हो रही थी कि कौन सी टीम कितनी अच्छी, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि कंपैरेटिवली अगर हम कंपैरिजन करें लास्ट मतलब PSL का, तो इसमें मतलब तमाम टीमों ने अपने कॉम्बिनेशन को बेहतर बनाने की कोशिश की है। लेकिन इस T20 क्रिकेट में सिचुएशन जो है इतनी जल्दी जल्दी चेंज होती है कि इसमें जो कैप्टन होता है उसका रोल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो टाइमली डिसीजन ले। यहाँ मैं तुरंत भाई आपकी इजाजत से एक बात और कहूंगा कि ये बात बड़ी खुशाइंद है कि मुल्तान जो है एक नया वेन्यू उभर के सामने आया और वहाँ पे PSL की इब्तिदाई तकरीब हो रही है। लेकिन मुझे मतलब मैं समझता हूँ कि आइंदा जो है PSL वो पेशावर, कोयटा और साथ साथ अच्छा कोयटा में मुझे लगता है कि अगले साल रियाज भाई, जिस तरह से मुझे पता है, खबरें बदी भाई भी बेहतर बता सकते हैं, काशिफ साहब हैं, आप हैं, 3 सीनियर लोग हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं कि कोशिश यही जारी है, नजम सेठी साहब की बड़ी ख्वाहिश है कि कोयटा में मैचेस हों, और वो चाहते, इससे पहले भी वो चाहते थे, अब वो कोशिश कर रहे हैं शायद अगली PSL में कोई कुछ मैचेस कोयटा में हों। जो एग्जीबिशन मैच है वो करवाने के मकसद से ये तो पता चलता है कराना चाहिए। लास्ट टेन्योर में जब नजम सेठी साहब PCB के चेयरमैन थे तो हमने ही उनसे बात की थी
तो उन्होंने ये कहा था कि अगली पीएसएल में हम वहाँ कोशिश करेंगे मैच कराएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रहे और अब वो दोबारा आए हैं। अगर वो रहते हैं तो हमें उम्मीद है कि वहाँ भी मैचेस होंगे। अगर वो रहते हैं जी। वदी भाई, इस पे कुछ इनपुट देना चाहेंगे इसी बात पे? देखिए इस्लाम भाई, टोटली जहाँ तक आपने बात की, बहुत ज्यादा अभी वक्त है। देखिए एग्जीबिशन मैच तो आपने करा दिया, लेकिन वहाँ की जो प्रॉब्लम्स है आपके सामने, और गैर मुल्की जब खिलाड़ी वहाँ जाएंगे तो बहुत ज्यादा इशू आएंगे। फिर होटल के मसले मसाइल हैं, फिर वहाँ पर क्राउड का बड़ा मसला है। तो मेरे ख्याल में अगर एक आध मैच तो दे सकते हैं, लेकिन लीग के अगर 4-5 मैचेस की आप बात करें वो तो मुश्किल हो मुझे लगता है कि अगले सीजन में भी कोलकाता में कोई मैच हो। हाँ, पेशावर की आप बात कर सकते हैं, पेशावर का स्टेडियम बड़ा सिक्योर और अच्छी जगह पर है, उसके अलावा शहर के बीच में है। तो वहाँ पर अगर आप 4-5 मैच देते हैं तो पेशावर के लोगों को जो पिंडी आकर मैच देखते हैं उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा, वैसे बदी भाई, गवादर वाला स्टेडियम अगर आपने देखा हो, विजिट किया हो, मुझे लगता है कि वहाँ अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो हो सकता है वहाँ मैच। वो उसका नक्शा भी बड़ा खूबसूरत है, वो जगह भी बहुत प्यारी है, ग्राउंड भी बहुत अच्छा है। ग्राउंड बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी बात इस्लाम भाई वहाँ पर ये है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो आईसीसी के जी, एग्जैक्टली, वो चीज़ जो है मैं यही कह रहा हूँ, उस पर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो। हाँ, उसको अगर आप पवेलियन बन जाते हैं, स्टेडियम प्रॉपर बन जाते हैं तो बेहतरीन। जैसे आप देखते हैं न्यूजीलैंड में छोटे ग्राउंड है, बड़े जबरदस्त किस्म का वहाँ पर व्यूज है, तो वहाँ पर आप मेहनत कर सकते हैं। वहाँ पर इस तरह की चीजें, 2-5 स्टार होटल अगर वहाँ बन जाए, जब टीमें आए रुके, तो बहुत अच्छा जो है वो माहौल वहाँ ग्वादर में भी मिल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको 2-4 साल चाहिए। तो आप पीएसएल में लेके जाए, चाहे आपको इंटरनेशनल टीमों को वहाँ पर ले जाए, इसमें आपको वक्त लगेगा। एकदम आप सोचे कि हम अगला सीजन नहीं करा लेंगे तो ऐसे मुमकिन नहीं। अच्छा काशिफ भाई, इस्लामाबाद यूनाइटेड, जरा अब इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। काफ़ी सारी टीम्स की हमने बात की। मुझे लगता है कि इस वक्त जो अच्छी पिक्स हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड हमेशा वैसे अच्छी पिक्स होती हैं उनकी, लेकिन इस बार मुझे बाकी टीम्स के मुकाबले में अगर देख रहा हूँ तो काफ़ी अच्छे और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी बड़े उन्होंने साउंड प्लेयर्स लिए हैं। अब शुरू में जो आपने बात कही ना कि अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए तो बेस्ट कॉम्बिनेशन, बेस्ट पिक इस्लामाबाद यूनाइटेड की है, बिल्कुल आप 100% ठीक बात कर रहे हैं। और आप देखें कि उसमें पुराने प्लेयर्स तो वैसे के वैसे, पॉल स्टर्लिंग भी है, एलेक्स हेल भी है, कॉलिन मनरो भी है, लेकिन उसके बाद मोइन अली की हमने बात की, मोइन अली भी आ गए, टाइमल मिल्स आ गए, इब्रार अहमद को हमने देखा हाल ही में कितनी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की, वो आ गए जगह मैचेस खेलने। अच्छा, उसके हाँ वो भी हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर आप बॉलिंग की कॉम्बिनेशन देखें, पाकिस्तान के मेन बॉलर्स हसन अली, वसीम जूनियर, वो इसके अंदर मौजूद हैं। अभी हमने हाल ही में देखा शादाब, वो तो स्पिनर्स हैं बिल्कुल। अभी हाल ही में हमने देखा कि आजम खान ने कितने अच्छा लीग में खेला उधर बांग्लादेश में, वो भी इसमें मौजूद हैं। तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। और ऐसे बैट्समैन हैं कि कोई एक पेयर भी चल जाए तो वो टीम का नक्शा जो है बदल सकते हैं। और कोई भी टोटल हो, उस टोटल को डिफेंड करने के लिए उनके पास बॉलर्स भी मौजूद हैं, ऑलराउंडर्स बहुत अच्छे उनके पास मौजूद है। शादाब खान की आपने बात की, शादाब खान की अपनी कैप्टनसी बहुत अच्छी है, बड़े इन्वॉल्व रहते हैं प्लेयर्स के साथ, टीम के अंदर बड़े इन्वॉल्व रहते हैं। और वही बात लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली बात जो है वो शादाब खान के अंदर भी है। तो इसलिए कॉम्बिनेशन इस्लामाबाद यूनाइटेड का बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। आसिफ के बारे में क्या कहते हैं? आसिफ से बहुत सारी चीज़ें ड्यू हैं। आसिफ को इंटरनेशनल में भी बहुत मौका मिला, वो अफगानिस्तान वाले छक्के तो ठीक है, लेकिन एक होता है कि अगर आप हिटर हैं तो फिर आप या तो ग्लेन मैक्सवेल जैसे हिटर हो, यहाँ जे सूर्या जैसे तो कम से कम हो कि जिन पर कम से कम टीम रिलाय करे, 2-3 मैच तो रिलाय करे 6 में से। अच्छा, रिलायंस की अगर आपने जो बात की, वहाँ पर जाके आसिफ अली का प्रॉब्लम होता है। आसिफ अली एक आध मैच में शायद चल जाएं, लेकिन उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कंसिस्टेंसी का। उनको, मुझे नहीं लगता कि उनको ये बात पता है कि उन्होंने कहाँ पर कौन सी स्ट्रोक खेलनी है। जो उनके पास शॉट्स हैं वो हर शॉट हर वक्त मारने को तैयार रहते हैं। वो नहीं देखते कि मौका क्या है, मुनासिबत क्या है और कैसे उस गेम को खेलना है। वहाँ जाके उनको थोड़ा सा अपने आप को सेट होना पड़ेगा। अदरवाइज शॉट्स उनके पास सारी हैं और वो हर किस्म की शॉट खेल सकते हैं और लंबे लंबे छक्के भी लगा सकते हैं। लेकिन देखें प्रॉब्लम क्या है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से मौके की मुनासिबत पे आपने कैसी शॉट खेलनी है। पूरी टीम अगर आपके ऊपर रिलाय कर रही है तो फिर उसका परफॉर्म भी करके दिखाना चाहिए। इंटरनेशनल क्रिकेट में 1-2 मैचेस में तो डेफिनेटली परफॉर्म किया है और काम करके भी दिखाया आसिफ अली ने, लेकिन फिर वही बात, कंसिस्टेंसी जो है वो बड़ा फुकदान है। इसलिए इस्लामाबाद यूनाइटेड ज़्यादा रिलाय नहीं करेगी आसिफ अली के ऊपर। डेफिनेटली टीम का वो हिस्सा बनते रहेंगे, लेकिन जो रिलायंस है ना उनके ऊपर वो नहीं है, क्योंकि आसिफ
अली सिर्फ 2 या 4 ओवर के प्लेयर हैं, उससे ज़्यादा उनके ऊपर आप नहीं भरोसा कर सकते। बेशतर टाइम तो एक आधे ओवर के हैं, लेकिन ठीक है, ये बात आपकी ठीक है कि 2 या 3-4 ओवर्स के वो उनका रोल भी यही है कि वो आखिर में आते हैं और अपना इसको क्या कहते हैं जी बदी भाई, आसिफ के हवाले से और शादाब के भी। देखिए शादाब ने तो अपने आप को आप देखिए एमएसओ कैटेगरी से आया था और आज वो प्लेटिनियम कैटेगरी में खेल रहा है। आखिर उसने अपने आप को प्रूव किया तो यहाँ तक वो पहुंचा है, फिर पंचायत में उनको कप्तान भी बनाया। तो अब वो इस लाइन में भी है कि आगे चलकर पाकिस्तान टीम की कप्तानी की बातें भी हो रही कि शादाब कप्तानी करेगा। तो शादाब ने अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रूव किया है। उसने ना सिर्फ बॉलिंग में बल्कि बैटिंग में, बल्कि सबसे बड़ी बात है कि उसकी फील्डिंग बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से वो जो है वो तीनों शुबों में बहुत ज़्यादा कारआमद है पाकिस्तान टीम के लिए। हाँ, अक्सर बेहतर ये होता है कि वो अक्सर इंजरी के शिकार हो जाते हैं, तो वो उनको प्रॉब्लम होती है। और जहाँ तक आसिफ ने बात की तो बिल्कुल बात इनकी बिल्कुल सही है। आसिफ को हमने बैटिंग करते हुए देखा है, स्पिनर पे बहुत ज़्यादा वो हल्के नजर आते हैं। उसके अलावा फास्ट बॉलिंग को भी आप देखें तो वो शॉर्ट पिच बॉल पर वो फुल इतना अच्छा नहीं करते, कट इतना अच्छा नहीं मार पाते। सिर्फ उसको अगर आप उनको अगर पिच गेंद देंगे तो सामने आपके जितने भी उनके छक्के आप देखें या तो मैदान पे होंगे या तो स्टेट पे होंगे। तो इस तरह के वो प्लेयर है। और यहाँ पर कोई भी अच्छा बॉलर होगा और कोई भी जो लाइन और लेंथ से जो उसकी स्विंग और पेस होगा तो वो उनको रन नहीं बनाने देगा। और पिछले सीजन में भी आपने देखा T20 वर्ल्ड कप में भी देखा कि किस तरह की उनको जो है ना बॉलर जो अच्छे बॉलर थे उनको उन्होंने रन नहीं बनाने दिए। अच्छा चले जी बदी भाई, आप जरा जल्दी जल्दी आज के मैच पर आ जाते हैं। पहले मैं रियाज भाई को इस पर बात करते हैं, फिर आप पर आता हूं, फिर काशिफ भाई से भी इस पर। रियाज भाई, आज लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान, किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं और स्कोर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखें अरसलान भाई, अगर आप वैसे देखें तो जैसा मैंने पहले कहा कि ऑन द होल जो मुल्तान की बैटिंग लाइन है वो पूरी बड़ी मुझे अच्छी लग रही है, काफी साउंड है। तो अगर तो मतलब उनको बैटिंग करने का अच्छा मौका मिल जाता है, एक दो बैटर शुरू की अच्छी परफॉर्मेंस दे देते तो वो डोमिनेट कर सकते हैं। लेकिन ये कि लाहौर कलंदर की टीम है, इसके बावजूद मतलब ये कि मुल्तान की बैटिंग लाइन अच्छी है, लाहौर कलंदर की टीम जो है लग ऐसा रहा है कि वो एक मतलब अपने मार्क पे रहा परफॉर्मेंस आज के पहले मैच में पेश कर सकती है। तो इम्कानात जो है देखें वो तो मतलब जब मैच होगा तो देखा जाएगा, लेकिन लग ऐसा रहा है कि लाहौर की टीम जो है वो मैच जीतने की। अच्छा, क्या स्कोर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं रियाज भाई? अगर शुरू में टारगेट क्या सेट और कितना स्कोर अच्छा होगा? देखिए अब ये डिपेंड करता है कि वहाँ मतलब पिच की सिचुएशन क्या है, वहाँ पे फैक्टर होगा नहीं होगा। फिर ये टॉस जो है बड़ा वाइटल रोल अदा करेगा और फिर ये देखना होगा कि मतलब कौन सी टीम जो है वो, मेरा ख्याल है कि मतलब 200 रन तो होने चाहिए। हाँ, पहले मैच बात ये कि आज का मैच जब हो जाएगा तो उसके बाद फिर देखा जाएगा कि कितनी पिचेस हैं, इसका बिहेवियर क्या और कितने रन बन सकते हैं। ये बात तो सही है। बदी भाई, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैसा मैच होगा, कितना टारगेट होना चाहिए तो जरा सेफ भी होगा? देखिए दोनों टीमें जो है वो हम पल्ला है, ये नहीं कह सकते कि आप कोई भी टीम जो है वो ज्यादा जो है, लेकिन थोड़ा सा एडवांटेज जरूर हासिल होगा लाहौर की टीम को, जो पिछले सीजन की विनर है और मुल्तान से आ रहे थे। यहाँ पर ये है कि फखर जमान से जो काफी होगा, फिर हुसैन तलब की टीम में है, फिर सिकंदर रजा ने भी इनको ज्वाइन कर लिया है। तो इनकी बैटिंग और बॉलिंग का अच्छा कम्बिनेशन है। फिर उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक है, शायद उनको खिलाते ही नहीं खिलाते, लेकिन इनका बॉलिंग वजह अगर आप देखें शाहिन अफरीदी है, हारिस रऊफ है, फिर हुसैन तलब जो है मीडियम पेस बॉल खेल लेता है। ये जो टीम कम्बिनेशन इनका जो है वो काफी अच्छा है। अगर दूसरी तरफ हम बात करते हैं मुल्तान की, तो मुल्तान देखिए रिजवान है जो फ्रंट से लीड कर रहे हैं हमेशा से, खुद शाह उनके पास है जो अभी बीपीएल में बड़ा अच्छा परफॉर्म करके आए, दोनों दोस्तों हैं। शान मसूद बड़ा अगर देखें मुल्तान में हमेशा से उन्होंने रन किए। फिर शाहनवाज दानी उनके पास फास्ट बॉलर है, अब्बास अफरीदी है, तो मेरे ख्याल में उनका भी कम्बिनेशन कोई बुरा नहीं है। तो उसामा मीर एक लेग स्पिनर जो है वो उन्होंने उनको 20 बार लिया है। तो चले, ये तो ठीक है, ये तो ठीक हो गया। काशिफ भाई जल्दी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? देखें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ना वो टॉस पे बहुत ज़्यादा फैक्टर डिपेंड करेगा। इस बार फिर टॉस बिल्कुल करेगा। और जो मुल्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें ये है कि अगर आप 200 से कम स्कोर करेंगे तो वो चेज़ करना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि प्योर बैटिंग ट्रैक होगा, प्योर विकेट होगी और वहां पर अच्छा होगा। और अगर आप दोनों टीमों का कंपैरिजन देखें तो मुझे लगता है मुल्तान सुल्तान इज अ बेटर टीम एज कम्पेयर टू लाहौर कलंदर, इसलिए मुल्तान सुल्तान का जीतना जो है आप यानी मुल्तान सुल्तान का पलड़ा आपकी नजर में भारी है। बहुत शुक्रिया बदीउज़्ज़मा साहब, रियाजुद्दीन साहब बहुत शुक्रिया, काशिफ शबीर साहब बहुत शुक्रिया। कल 4 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। आज का मैच हो जाएगा, कल इस पर भी बात होगी और बहुत सारी चीजें हैं जो PSL के अंदर की और बाहर की खबरें आप तक लेकर आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा।